अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नक्शा खींच रहे इस वक्त हम जमीन पर देख रहे हैं और जिस तरह से पार्टी में टूट फूट हो रही है, हालात वैसे नहीं है जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहले हुआ करते थे। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है पीडीपी के सीनियर लीडर रफीक रहमत, जिन्हें पीडीपी का मैंडेट बारामूला में मिला है। आज हम इनसे भी कुछ पूछेंगे। रफीक साहब, आपका हमारे चैनल में खैर जी, बहुत बहुत नवाजिश आपकी, शुक्रिया। रफीक साहब, आपसे ये पहले पूछने जा रहे हैं कि इर्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी जो है वो की रोल आपकी बार सरकार बनाने में अदा करेगी। कहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं बार बार कहता हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ की सियासत की एक हकीकत है, रियलिटी है। जम्मू कश्मीर की सियासत की एक ऐसी पार्टी जो 99 में बनी और 2 बार सरकार में रही। पहले मुफ्ती साहब भी रहे एक टर्म में, उसके बाद फिर दूसरी टर्म में फिर रहे, फिर महबूबा जी आई, यानी तीन बार हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस पार्टी को आप इतना आसानी से आप स्क्रीन नहीं कर सकते। तो उसी कंटेक्स्ट में जो फिर उसके बाद पार्टी जो टूटी हमारी, आपको पता है कि हमारे कुछ 40-45 लोग जो थे लीडर्स, उनको पार्टी से निकाला गया। एक साजिश के तहत निकाला गया और उसमें बिल्कुल बीजेपी का हाथ था, बीजेपी सरकार का हाथ था, एजेंसीज का हाथ था। तो उसके बाद जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब जब इलेक्शन में है, तो हम बार बार कहते हैं कि हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं, लीडरशिप बागी बिल्कुल नारद में। तो जाहिर सी बात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक की रोल होगा उनका। हम कोशिश तो करते हैं कि मेजॉरिटी में आए। अगर मेजॉरिटी में किसी वजह से ना आ सके, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होंगे। तो जब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, आप किसी स्टेट में हैं, तो वहां पर आपको रोल मिलना ही मिलना है। आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इर्तिजा जी ने बात की कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक मजबूत पार्टी है और वो सारी सीटों पर लड़ रही है और जाहिर सी बात है काफी सीटें लेकर आ रही है, तो उनके बगैर कोई सरकार बन ही नहीं पाएगी। तो ये रफीक साहब, बात करते हैं जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पीडीपी की जो लहर जो थी 2014 में, अब की बार आपके दावे कैसे हो सकते हैं? मैं जब फील्ड में निकला, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में निकला, तो वहां पर सिचुएशन डिफरेंट थी। लोगों के मूड से लगता, उनके चेहरों से आप पढ़ सकते थे कि हालात वैसे नहीं है जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहले हुआ करते थे। लेकिन अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप जहां भी जाएंगे आप देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा वालहना इस्तकबाल करते हैं, हमें लोग बड़ा प्यार मोहब्बत देते हैं और बड़ा हर जगह मिल रहा है। तो अगर मैं इसको लहर ना बोलूं, लेकिन लहर से कम भी इस वक्त सिचुएशन नहीं है। और हर जगह जो हमारे लीडर्स हैं इस वक्त इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं, जब मेरा उनके साथ कांटेक्ट, तो हर एक यही राय है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जैसे आप साउथ से हमारी लीडरशिप फारिग हो जाएगी, उसके बाद संडे, उसके बाद वो चूंकि हमारा फेज लास्ट है, जब यहाँ का रुख वो करेंगे, महबूबा जी आएंगे, वहीद साहब आएंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर महबूब बेग साहब आएंगे, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा आएगी, वीरी साहब आएंगे और जितने भी लोग हमारे यहाँ जुरा साहब हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे आपके इस जिले में, तो आप देखेंगे नॉर्थ में यहाँ का नक्शा ही बदलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का सपोर्ट इस वक्त भी और ये दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जो नक्शा खींच रहे इस वक्त हम जमीन पर देख रहे हैं और जिस तरह से पार्टी में टूट फूट हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए, ये आपसे ये भी पूछेंगे, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, इन्होंने अपनी पार्टियों को खैराबाद किया और इंडिपेंडेंट की सूरत में जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल रहे? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर बार बार बीजेपी सरकार की, बीजेपी लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि हमें हर सूरत में बीजेपी की सरकार बनानी है। और कभी कभी वो कभी कभी ये लाइन भी वो क्रॉस करते हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। फिर वो एक्सट्रीम पर जाते हैं कि आज तो वो आई टाई शाई करते हैं, लेकिन कई बार उनकी स्टेटमेंट आए हैं। तो अब देखिए, अब जब अगर वो जम्मू की सारी सीटें भी ले जाते हैं, उसके बाद भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका चनाब का ये है और पीर पंजाल का रीजन है, चनाब का रीजन है, वहां पर उनकी कारकर्दगी कभी बेहतर रही नहीं है। तो आज भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जम्मू में भी उनकी पोजीशन बड़ी खराब है, जिस तरह का उनका रोल रहे पोस्ट एब्रोगेशन। तो इस सूरत हाल में उनके पास एक ही सिचुएशन बची है कि वो अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करें। कश्मीर में उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज, पहले उन्होंने, आपको पता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर उन्होंने ऐलान किया कि हम एबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो वहाँ फिर मुंह की खानी पड़ी। वो न सिर्फ वो खुद बल्कि जिनको सपोर्ट किया था उनको भी डुबो दिया। अब वो बेचारे भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस टैग से बाहर आ जाएं। तो जो ये आज़ाद का सिलसिला जिसका आपने जिक्र किया, इंडिपेंडेंस का, ये उसी की एक कड़ी है। और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई किसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह उनको सपोर्ट मिल रहा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है, सरकारी सपोर्ट मिल रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जर्ट करें ग्राउंड पर कुछ इंडिपेंडेंस। लेकिन एज सच अभी तक मुझे नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई इंडिपेंडेंट इतना मजबूत नजर नहीं आया कि वो इलेक्शन जीतेगा। बल्कि जितने भी लोग सामने आए अभी तक जो मैंने देखा वो बड़ी वीक है उनकी पोजीशन। लेकिन कर रही है बीजेपी, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों, वोटों का बंटवारा हो और उनके मनपसंद के लोग, जिस तरह पार्लियामेंट में उन्होंने किया, तो वो चाहते हैं कि मनपसंद के लोग सामने आए। तो ये उसी की एक कड़ी है कि तकरीबन 30 40 इंडिपेंडेंट को उठाया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अवाम बड़ी होशियार है, अवाम समझ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम इन लोगों को रिजेक्ट करेगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर पीडीपी की जमात जो है, अगर उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर भारी अक्सरियत ले ली और जम्मू में बीजेपी ने ली, क्या आप उसके साथ हाथ मिलाएंगे? नहीं, कभी नहीं, नेवर। फिर वहां फिर क्या हो सकता है? नहीं, हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बड़ी वसूख से कहना चाहूंगा। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी के बारे में आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ अलायंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो। हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। चलिए बात करेंगे। चलिए, अगर हम कहते हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी क्या सरकार बना सकेगी? नहीं, देखिए, अब मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन सामने आती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो तरीका, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मन बनाया है कि हम, अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है तो सरकार में आएंगे, मेजॉरिटी नहीं मिलेंगे तो अपोजिशन में बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हर सूरत में। चलिए रफीक साहब, आप बात करेंगे हम जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी के लोग भी जो है अब मतलब कंटेस्ट करने जा रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मैंने इससे पहले भी बात की थी, शायद आपकी चैनल से या किससे मैंने बात की थी। मुझसे ये सवाल पूछा गया, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर जमात इस्लामी अगर इलेक्शन में आना चाहती है तो वेलकम, आ जाएं, शौक से आएं। लेकिन अगर वो किसी के कहने पर आते हैं तो फिर उनको ग्रीज करना चाहिए। देखिए, अगर वो किसी के इशारे पर आते हैं तो मुझे पूरी बड़े इत्मीनान से और बड़ी वसूख से मैं कहना चाहूंगा, तो फिर वो उनको कुछ लोग एक्सपोज करना चाहेंगे यहाँ पर, तो जो मैं नहीं पसंद नहीं करता। अगर वो अपने मन से आते हैं और उनको लगता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ सीटें लेते हैं तो वेलकम है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन फर्क ये है जो मैंने बयान किया कि किसी के कहने पर आए या अपनी मर्जी से आए। अपनी मर्जी से आते हैं तो सरखम तस्लीम। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेशनल पावर प्रोजेक्ट के 3 प्रोजेक्ट्स है, जबकि पीडीपी की सुप्रीमो जो है उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें जी बिल्कुल जो गरीब आवाम है उनके लिए हम थोड़ी सी इसमें कटौती में, मतलब जैसे रेट्स है इन्होंने फिक्स किए, कुछ यूनिट्स जो है वो हम इनको फ्री दे देंगे। तो इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसके हवाले से आपको क्या कहना है? देखिए, जब एजेंडा ऑफ अलायंस हमने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई तो उसमें जो 370 के साथ आप नहीं छेड़ेंगे, आप सेपरेटिस्ट के साथ बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे, हमसाया मुल्क के साथ बात करेंगे, वहाँ प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र था अगर आपको याद होगा। तो उसमें लिखा गया था कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सब पावर प्रोजेक्ट की जितने भी उनके पास हैं, वो सारे के सारे, चूंकि उन्होंने रेवेन्यू काफ़ी कमाया है आज तक, तो वो उसको स्टेट को वापस करेंगे। लेकिन जो अनबन रही सरकार के साथ, सरकार स्टेबल नहीं थी, सरकार गिर गई, तो वो प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं मिल सके। लेकिन इस बार हम फिर वो परस्यू करेंगे और हर सूरत में वो हमारे एजेंडे का एक हिस्सा है। और हम हर सूरत में कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसकी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस हो या कोई और सरकार हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली हो बाकी स्टेट्स की तरह, तो फिर लाजम बन जाता है उन पर कि उन प्रोजेक्टों को वापस करें, ताकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर रेवेन्यू में इजाफा हो, दूसरा ये कि जो एक्सपेंडिचर आपका इलेक्ट्रिसिटी पर होता है वो भी मिनिमाइज हो या कम हो, तो और यहाँ की स्टेट में और एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है वो भी जनरेट हो जाए। चलिए रफीक साहब, अब आपसे मैं बारामूला के हवाले से आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। ये मुझे बताइए कि आप बारामूला इंतखाबी हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे बारामूला के लोगों के लिए आप कैसा सेटअप लाना चाहेंगे, किसमें आप बेहतरी लाना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उसके अलावा मैंने
लोकलाइज एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर भी किया है। चाहे आपका व्यापार मंडल हो, चाहे आपकी सिविल सोसाइटी हो, चाहे आपका ग्रेटर बारामूला फोरम हो, जितने भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी के ये ग्रुप्स हैं, तो मैंने उनके साथ वो शेयर भी किए, अपने आइडियाज़ भी शेयर किए। मैंने रेस्टोरेशन ऑफ जो लास्ट ग्लोरी ऑफ बारामूला की है उसके रेस्टोरेशन की बात की। मैंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो ग्रेटर बारामूला का जो प्रोजेक्ट था, नाम ही था ख्वाब था, तो उसको हर सूरत में मैं उस प्रोजेक्ट को परस्यू करूंगा, और मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट यहाँ पर फुलफिल हो जाए। कम से कम लोगों को ये इत्मीनान हो कि हमने 10-15 साल से ग्रेटर बारामूला सुना तो है, लेकिन ग्रेटर बारामूला क्या होगा उसके तो मेरे जहन में उसके खद ख्याल हैं ग्रेटर बारामूला के, वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसके लिए मेरा एक ख्वाब है। तो मैं उसको शर्मिंदा ताबीर करने की भरपूर कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। चलिए रफीक साहब, आखिर पे आप बारामूला के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी अपील रहेगी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, बिलखुसूस हाथ जोड़कर मेरी अपील रहेगी कि वो एक मौका मुझे दे दें। मैं उनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि मुझे अगर वो मैंडेट देते हैं, मैं उनको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। जहाँ भी जाएंगे और फ़ख्र से वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने एक ऐसे शख्स को अपना नुमाइंदा बनाया, रिप्रेजेंट नुमाइंदा नहीं बल्कि अपना सेवाकार बनाया कि वो मेरे काम पर और जो मेरी परफॉर्मेंस रहेगी उस पर इंशाल्लाह फ़ख्र महसूस करेंगे। मैं उनको यकीन दिलाना चाहूँगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रफीक रतत, जो कि पीडीपी के कैंडिडेट है जिला बारामूला से। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।